स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण को समझेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कि ये किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं, है ना, और सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कि सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है। तो हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। उसके बाद हमने इन 5 को ही बहुत डिटेल में समझा था। अब हम समझेंगे उपयोगी सूक्ष्म जीव व उनके प्रभाव। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनका उपयोग दही जमाने में, सिरका बनाने में, अल्कोहल्स बनाने में बहुत पहले समय से ही किया जाता रहा है। जैसे दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो सहायता करता है। ऐसे ही पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में यीस्ट YEAST यानी यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी बनाई जाती हैं। ये सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयां वो दवाइयां होती हैं जो कि किसी भी बीमारी को फैलाने वाले जीवाणुओं के विरोध में काम करती हैं और शरीर में पहुंचते ही इस रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, उस रोगाणु और उसकी जो जातियां बढ़ रही होती हैं उनको रोक देती है। एंटीबायोटिक्स दवाइयों का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले बहुत सारे रोगों जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, इन सभी के इलाज के लिए भी किया जाता रहा है बहुत लंबे समय से। प्रतिजैविक दवाइयां जो होती हैं जैसे पेनिसिलिन, वो फफूंद से तैयार किया जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो जीवाणुओं से, और ऐसे ही क्लोरेलिन जो है वो शैवालों से तैयार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। मीन्स नाइट्रोजन को स्थिर बनाए रखने में किस प्रकार से माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम समझेंगे। मान लीजिए हमने किसी पौधे को जड़ सहित उखाड़ा, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी जड़ टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद पौधे की जड़ का जब इंस्पेक्शन किया यानी कि उसको बारीकी से देखा, तो हमने देखा कि इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीवाणु जो होते हैं वो वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है। मीन्स भूमि की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ जीवाणु यानी कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है और मिट्टी में रहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में काफी हेल्प करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। तो ये जो मृत जीव होते हैं, मृत जीव या मृत पौधे, बच्चों इनके शरीर पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जब वो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इनके बॉडी में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। मीन्स जटिल अकार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे और जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं वो सड़ के नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद ये मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी बना देते हैं, और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए कि यदि ये सूक्ष्म जीव नहीं होते तो जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता, जिससे कि जो पर्यावरण है वो भी बहुत ही अशुद्ध हो जाता। जबकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं किसी मरे हुए जीव जंतु और पौधे के शरीर पर उत्पन्न होकर के भी। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में हमें मदद करते हैं। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और वो भोजन जो कि सूक्ष्म जीवों की मदद से तैयार हुआ है, तो वो किस तरह से बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो बच्चों देखो, दूध और दही बनाना, दूध, दही, पनीर, ये सब जो प्रोसेस है ये सब सूक्ष्म जीवों की मदद से ही होता है।
और जितने भी ये फूड होते हैं ना जो सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं, ये सब बहुत ही हाईली प्रोटीन फूड होते हैं, ठीक है, बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इडली और दही बनने का प्रोसेस, कहने का मतलब जो यीस्ट बनाया जाता है ना वो सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनाया जाता है और वो हाईली प्रोटीन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार उद्योग धंधों में मदद करते हैं। तो बच्चों देखो, जो लेदर का उद्योग है वो भी एक बहुत ही हाई लेवल पर होने वाला उद्योग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि दुग्ध उद्योग और सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग और चमड़े का उद्योग, और एक और है डबल रोटी उद्योग। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं। तो इनको, ये सब जो जितने भी उद्योग हैं ये सब माइक्रोब्स के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। तो समझेंगे कैसे। तो बच्चों देखो, जब मृत शरीर होता है जीव जंतुओं का, तो उससे क्या होता है कि बहुत दुर्गंध होती है ना। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको उस दुर्गंध को भी खत्म करते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में मिला देते हैं उसको अपघटित करके, और वो मिट्टी को भी बेनिफिट पहुंचाती है और वो जो दुर्गंध हो रही होती है वो सब भी खत्म होती है, यानी पर्यावरण भी दूषित होने से बच जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू लेदर प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, बट होता ही जो है माइक्रोब्स की मदद से है। सिमिलरली चाय का उद्योग समझेंगे कैसे। चाय के उद्योग में जो हमें चाय मिलती है वो डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं है कि टी लीव्स तोड़ी और वहां से डायरेक्टली हमें चाय मिल गई, ऐसा नहीं है ना। तो देखो, इसका भी एक प्रोसेस है। यहाँ से जब चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उसको फिर बहुत ही हाई स्टीम दी जाती है। तो हाईली स्टीम करने के बाद होता ये कि जो चाय की पत्तियां होती हैं उनके अंदर नमी कंटेन हो जाती है, और जब वो नम हो जाती हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए उसी स्टेज पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसमें नमी होने पर क्या होता है, हमेशा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है नमी होने पर। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको और अच्छे से अपघटित करते हैं, और फर्मेंटेशन के बाद हमें ड्राई टी लीव्स मिलती हैं, जिनको कि बाद में इस तरह के पैकेट्स में रेडी कर दिया जाता है और मार्केट में आ जाती हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं कि जो बैक्टीरियाज है वो किस प्रकार से मदद करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ रबिश, तो ये हमने समझ ही लिया है। रिच सोल, यानी कि जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने में, कर्ड एंड चीज और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाने में, और डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन करने में। और ये सारे भी खाद्य पदार्थ और इसके अलावा और भी हैं जो हमने पढ़े हैं, ये सब भी किसकी मदद से बनते हैं, बैक्टीरियाज की मदद से ना, गुड बैक्टीरियाज की मदद से। तो बच्चों अब तक हमने जो पढ़े हैं गुड बैक्टीरियाज पढ़े हैं। तो बैक्टीरियाज दो तरह के होते हैं, गुड एंड बैड। गुड हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कुछ बैड बैक्टीरियाज। तो बच्चों ऐसा तो है नहीं कि सारे बैक्टीरियाज गुड हैं और सारे ही बैड हैं, कुछ गुड होते हैं और कुछ बैड, ठीक है। तो देखते हैं हानिकारक बैक्टीरियाज किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों देखो, जो हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी को, बल्कि वो प्लांट्स को और एनिमल्स को भी बहुत हार्म पहुंचाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज, और कुछ नहीं पहुंचाते। तो इनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक नींबू के अंदर रोग होता है, नींबू का कैंकर रोग, ये भी हानिकारक बैक्टीरिया के कारण होता है। और जब इन बैक्टीरिया से ग्रसित हम सब्जियों को या फलों को खा लेते हैं तो उसके बाद हमें भी बहुत हानिकारक रोग होने का खतरा होता है। ऐसे ही धान दाल में जो होता है, पारद गोली और नीम की जो पत्तियां होती हैं उसे रखने के बाद उस रोग को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इन बैक्टीरिया के कारण बहुत ही हानिकारक रोग उनके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, हार्मफुल बैक्टीरियाज स्पॉइल फूड। ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं फूड को स्पॉइल करते हैं। रोटन फ्रूट, सड़ा हुआ फल, किसके कारण, बैक्टीरियाज के कारण। और ऐसे ही स्पॉइल्ड मिल्क, दूध भी यहाँ पर खराब हुआ दिख रहा है हमें, ये भी किसके कारण हुआ है, हार्मफुल बैक्टीरियाज के कारण। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से जंतुओं में भी रोग पैदा करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य, जंतु, ये तो हमने पढ़ा ही है कि सभी में रोग पैदा करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो चमड़े की वस्तुओं, जो कि निर्जीव है, उस पर भी कुछ फफूंद टाइप का लगा देते हैं, या फिर कपड़ों और भोजन को भी संदूषित यानी कि खराब कर देते हैं। तो रोग कारक श्वास, और ये किस प्रकार से संचरित होते हैं ये देख लेते हैं हम एक बार। ये जो होते हैं ये सांस की नली से
या फिर पानी के या फिर खाने के मीडियम से एक दूसरे से में जाते हैं, या फिर कांटेक्ट में आने से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से या फिर पानी, खाने के माध्यम से या हवा के माध्यम से फैलते हैं, इन्हें कहते हैं संचरणीय रोग। संचरण, जो संचरण करने वाला रोग होता है उसे कहते हैं संचरणीय रोग। अब एक बार हम कुछ रोगों के नाम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे नींबू में कैंकर रोग होता है, ये जीवाणु के कारण होता है और इसका मीडियम क्या है, वो जो जीवाणु है वो जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, कौन से माध्यम से पहुंचता है, वो वायु। ऐसे ही गेहूं में रस्ट रोग होता है, ये कवक इसको फैलाता है और इसका भी माध्यम है वायु, ये वायु के माध्यम से फैलता है। ऐसे ही भिंडी की पीत रोग होता है, ये वायरस के माध्यम से होता है, वायरस इसको फैलाता है और ये होता है किसके कारण, सॉरी इसका माध्यम क्या है, इसका माध्यम है कीट। अब हम समझेंगे जंतुओं में रोग कारक। ऐसे ही अभी हमने पौधों का पढ़ा, अब हम देखेंगे जंतुओं में रोग होते हैं हानिकारक बैक्टीरिया के कारण। तो देखो जंतु में होने वाला रोग, गाय में खुर और मुंह का रोग जो है वायरस के द्वारा होता है। इसी प्रकार अन्य जंतुओं में भी बहुत सारे रोग जो होते हैं वायरस के कारण होते हैं। कुछ रोग होते हैं जो कि मच्छर के कारण होते हैं, जैसे कि मच्छर कहते हैं ना रोग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाहक होता है जो कि रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो ये कैसे होता है, कुछ रोग जो होते हैं, अच्छा ये संचरणीय रोग के अंदर ही आता है जो मच्छर के माध्यम से होता है। तो कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो कि रोग कारक जीवों के रोग वाहक, वाहक कौन होते हैं, रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, उन्हें वाहक कहा जाता है। रोग वाहक, रोग को ले जाने वाले। तो मच्छर जो है वो मलेरिया परजीवी का वाहक है और मादा एडिस मच्छर जो है वो डेंगू वायरस की वाहक है। तो यहाँ बताया हुआ है इन्होंने। मलेरिया और डेंगू से नियंत्रण। अब इससे नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं कि इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो मच्छर जो होता है वो जल में उत्पन्न होता है, ये हमें पता है, और पानी को हमें कहीं रुकने नहीं देना चाहिए। मच्छर हमेशा कब पनपता है, जब पानी रुका हुआ होता है, तो इसलिए पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा समय समय पर अपना घर में जो है कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, और जैसे कूलर आदि का जो हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं उसको भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, है ना। कूलर, टायर, फूलदान। और ये भी ध्यान रखना चाहिए जैसे गमले में हम पानी देते हैं कि गमले में जो पानी है वो प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ इकट्ठा हो गया है जिसके कारण वहां पर मच्छर पैदा हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बारिश का पानी जब घर के सामने या कहीं पर भी इकट्ठा हो जाए तो उसको भी वहां से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, अदरवाइज तो वहां पर मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रोग होते हैं या फिर जो खाना दूषित होता है हानिकारक बैक्टीरिया के कारण, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, कैसे प्रिजर्वेट किया जा सकता है। तो बच्चों इसमें देखो तेल और सिरके द्वारा प्रिजर्वेशन या फिर परिरक्षण। तो तेल और सिरके का प्रयोग हम करते हैं घर में जो अचार बनाते हैं उसमें। क्यों करते हैं और वो अचार इतने लंबे समय तक क्यों रुकता है, क्योंकि उसमें हमने तेल का यूज किया हुआ होता है, ठीक है, या फिर सिरके का यूज किया हुआ होता है। तो तेल और सिरका जो होता है ना, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स होते हैं इनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रो ही नहीं कर पाते, और ग्रो नहीं करते तो वहां पर उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो हमारी जो भी खाद्य पदार्थ है वो संरक्षित रहता है। ऐसे ही जो गर्म और ठंडा करना, बहुत ज्यादा ठंडा करने पर और बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हम हमेशा दूध को उबालते हैं, क्यों उबाला जाता है, क्योंकि दूध उबालने के बाद जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, उसके बाद भी हमें बैक्टीरिया से मुक्ति मिल जाती है। नमक द्वारा परिरक्षण। नमक भी आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजों को नमक से परिरक्षित करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश ये सब बनाने में हम चीनी का उपयोग करते हैं, वो भी बहुत अधिकता में। तो होता क्या है कि चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थ में क्या होता है कि नमी जो होती है ना उसकी कमी हो जाती है। चीनी नमी को खत्म करती है, और जब जहां पर नमी नहीं होगी ना वहां पर कभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। अब आगे देखिए खाद्य विषाक्तन कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो किस प्रकार से विषैले होते हैं। तो देखो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन। जब सूक्ष्म जीव किसी भी खाद्य पदार्थ पर बैठते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं, है ना। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो उसको जहरीला बना देते हैं, और यह भोजन को
उसके बाद जब कोई व्यक्ति उस भोजन का सेवन करता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा दूषित भोजन खाने से बचना चाहिए। और दूषित भोजन मीन्स अनकवर्ड फूड, तो कभी भी खाने को खुला ना रखें, और यदि खाना खुला हुआ रखा है तो उसको खाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, स्पेशली कुछ सावधानियों को बरत करके, और जो खाने पीने की वस्तुएं उनको साफ सुथरा रख करके। तो बच्चों हमें हमेशा अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए, और हाथों को समय समय पर वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाथ होते हैं ना, वो बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। क्योंकि जब हम हाथ से अपने मुंह को टच करते हैं तो वो बैक्टीरिया बहुत आसानी से हमारी सांस की नली में पहुंच करके हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, कोई भी वुंड है, यदि हाथ पर कोई भी घाव है, उसको कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुले घाव पर हमेशा बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ठीक है, उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। और यदि आपको कोई वायरल या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को जो है कवर करके रखें, ताकि वो जो बीमारी है, वो जो वायरस है, वो हवा में ना जाए, क्योंकि हवा में जाएंगे और उसी हवा में जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो उसको भी लग जाएंगे, और इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, संचरण हो जाएगा ना रोग का। तो रोग का संचरण इस प्रकार से रोका जा सकता है। तो हाथ समय पर धोते रहने चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे हाथ में हर वक्त रहते हैं, लेकिन वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें पता नहीं चलता, बट हाथों में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। पानी हमेशा साफ पीना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी को पीने से हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ही तीव्रता से जाती हैं, क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पानी ध्यान रखें कि हमेशा साफ स्वच्छ पानी पिएं।